तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका। आज के टॉपिक पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में क्या कठिनाई है, डिफिकल्टीज इन पाकिस्तान इन वे ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखना, जैसे 1 और 2 के लिए पिछला वाला वीडियो जो मैंने कराया था इस चैप्टर का, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, उसको देख लेना। ऐसे ही 4 और अगर 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक बनते हैं। एक ये वाला जो सबसे ज़्यादा हॉट है और सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव ईयर में आता ही रहता है। ये तो इसमें से आएगा, या भारत बांग्लादेश वाले में से आएगा, या आएगा श्रीलंका तनाव में से। इन 3 के अलावा कोई नहीं है। श्रीलंका में फिलहाल शांति है तो उसके बहुत कम है चांस आने के। भारत बांग्लादेश का कुछ नया नहीं चला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास, आप इसको डिफिकल्टीज के साथ साथ ऑब्स्टेकल्स भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नहीं भाई ऑब्स्टेकल्स इन पाकिस्तान इन वे ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप ऑब्स्टेकल्स या डिफिकल्टीज कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, धर्म गुरुओं का राजनीति पर प्रभाव। देखो, वैसे तो धर्मगुरु का हर जगह ही प्रभाव पाया जाता है। आप किसी भी देश में देखेंगे जहाँ ज़्यादा धार्मिक गुरु का कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे प्रभाव पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो धर्मगुरु है वहाँ के, वो राजनीति को प्रभावित ही नहीं करते हैं, वो राजनीति को परिवर्तन करने की भी कोशिश करते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि सरकार, जिसकी भी दल की सरकार है, वो उनके खिलाफ कोई नीति जा रही है, वो किसी कार्य से खुश नहीं है सरकार के, तो या तो विपक्षी दल से मिलकर या वो सेना से मिलकर सरकार का तख्ता पलट करने के लिए भी कोशिश करते हैं। मतलब वो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की कीमत पर भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। धर्मगुरुओं का वहाँ काफ़ी प्रभाव राजनीति पर और राजनीतिक हस्तक्षेप काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कह लो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लोकतंत्र स्टेबल नहीं रह पाया, क्योंकि वहाँ के धर्मगुरु लगातार जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेड्स हैं, वे कॉन्टिन्यूस कोई ना कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप राजनीति में लगातार करते रहते हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनको लगता है सरकार बात नहीं मान रही है, तो सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट या डेमोक्रेसी को खत्म करने की भी कोशिश कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी, या आप ये कह सकते हैं इंटरनल टग वार ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, किसी भी देश में 2 या 3 या 4 पॉलिटिकल पार्टीज का या राजनीतिक दलों का आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना या खींचातानी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इसका थोड़ा उल्टा हिसाब हो जाता है। वहाँ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की या राजनीतिक दल की सरकार है, गवर्नमेंट है, और वो रूल में है, शासन में है, तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है या विपक्षी दल है, वो किसी भी हद तक चला जाता है। अगर उसको लगता है कि मेरी सरकार नहीं आ रही है और जिस दल की या विपक्षी दल जिसकी भी सरकार चल रही है, इसको गिराना मेरे से संभव नहीं है, तो वो सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट करने तक चला जाता है। मतलब वहाँ की राजनीतिक दल इस खींचातानी को, इस टग वॉर को इस हद तक लेके चले गए हैं कि अगर लोकतंत्र की कीमत पर, डेमोक्रेसी की कीमत पर भी अगर उनकी सरकार पलट जाती है या वहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, तो भी वो लोकतंत्र की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। मतलब उनको बस अपना रूल, अपना शासन आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, भले ही वो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की कीमत पर आए। मतलब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, वो एक दूसरे के साथ टग वॉर या खींचातानी इस हद तक ले गए हैं कि अगर लोकतंत्र समाप्त होता है हो जाए, तख्ता पलट होता है हो जाए। विपक्षी दल है, चलो सैनिक जनरल से मिल गया, मिलिट्री जो प्रमुख है, मिलिट्री हेड से मिलकर तख्ता पलट कर दो, उसकी सरकार नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही वहाँ के दल एक दूसरे के साथ टग वॉर में इन्वॉल्व है, खींचातानी में शामिल है, और वो इस खींचातानी को इस हद तक ले गए हैं कि लगातार वहाँ तख्ता पलट होता रहता है। यही कारण है कि वहाँ कभी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी स्टेबल, स्थिर, स्थायी नहीं रही, क्योंकि वहाँ लगातार तख्ता पलट होता ही रहता है। और तख्ता पलट के पीछे क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों की अपने पर्सनल या व्यक्तिगत स्वार्थ, सेल्फिशनेस बीच में आ जाती है। इसी कारण वहाँ लगातार तख्ता पलट रहता है। और आप देखोगे
कि वहां कभी भी लोकतंत्र स्टेबल या स्थायी नहीं रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, तीसरा पॉइंट आ जाता है इस टॉपिक में, सरकार के द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति, ओन सेल्फिशनेस बाय गवर्नमेंट। देखो, सरकार में, गवर्नमेंट में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने मिनिस्टर या अपने लोगों के लिए कुछ स्वार्थ पूर्ति ना करे। कुछ हद तक इट्स पॉसिबल कि कुछ हद तक, समटाइम्स तो होना ही होना है। जैसे चाणक्य ने कहा था, जीभ पर शहद रखकर उसके स्वाद से बचना मुश्किल है। जैसे ऐसे ही सरकार में रह के, प्रशासन में रह के भ्रष्टाचार से और थोड़ा बहुत अपनी स्वार्थ से, सेल्फिशनेस से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ होती है, उसका थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा इस्तेमाल, यूज़ समटाइम्स, लेकिन कभी ना कभी आपको देश के बारे में और उससे भी ज़्यादा जनता के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आज भारत यहाँ खड़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, तो इसका मतलब वो प्रोग्रेस या प्रगति एक दिन में नहीं हुई है, स्टेप बाय स्टेप हुई है। इसमें किसी एक गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, इसमें पूरे देश का योगदान या कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि सरकार देश को किस ओर या किस दिशा में, किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है गवर्नमेंट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए सबसे बड़ा एक देश में हो जाता है, वो है सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देश में ज़्यादा होगी तो पब्लिक भी ठीक रहेगी, सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी, विरोध नहीं जाएगी। लेकिन इनका उल्टा हुआ, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ना देकर केवल इस चीज़ पर ध्यान दिया, अपनी स्वार्थ पूर्ति, ऑन सेल्फिशनेस। ये जनता से कट के अलग होके रहना चाहते हैं, अलग होके काम करते हैं। और तो और ये कभी भी जनता के ऊपर ध्यान नहीं देते। बस किसी तरह से पाकिस्तान में एक सरकार आ जाए तो उसके ऊपर सिर्फ एक दिमाग में सोच रहती है कि भाई पता नहीं कब तख्ता पलट हो जाए, कब हम सरकार से चले जाएं। तो जितने दिन हम कुर्सी पे, सत्ता पे, पावर में, चेयर पर हैं, तो क्यों ना अपना जितना भी हो सके वो समेट लिया जाए। और अपनी इसी कोशिश में पाकिस्तान की सरकार लगी रहती है। और इसीलिए वहाँ कभी भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पूरी तरह से स्थायी या स्टेबल नहीं रह पाया, क्योंकि सरकार अपने बचाने में और अपने कुछ कमाने में लगी रहती है, पब्लिक के ऊपर और विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। तो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूएसए द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन, प्रोवोक टू मिलिट्री रूल बाय यूएसए। देखो, अमेरिका एक ऐसी कंट्री रही है जिसने जहां पर जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल ज़रूर करती है। आपने मेरा अफ़गान वाला वीडियो देखा है, अगर अफ़गान क्राइसिस में आपने देखा होगा, जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इन्वेजन किया, तब अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के अलगाववादी थे, सेपरेटिस्ट थे, उनको हथियार और पैसा अमेरिका ने दिया और खुद ही ओसामा बिन लादेन को बनाया, खुद ही ओसामा बिन लादेन को राइज किया, बनाया। लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकला, बाद में उन्होंने वहाँ से हाथ खींच लिया और वो लोग आतंकवादी बन गए। तो अमेरिका जब कभी पाकिस्तान से कुछ काम निकलवाना होता है और पाकिस्तान से कुछ काम करवाना होता है, उसे लगता है कि पाकिस्तान में उसकी मर्जी चलनी चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को या तो वो कठपुतली बनाएगा, पपेट की तरह इस्तेमाल करेगा, और अगर वहाँ की गवर्नमेंट अमेरिका के इशारे पर, उनके कहने पर काम ना करे तो अमेरिका क्या करता है, पैसा, डॉलर देता है मिलिट्री को या वहाँ के सैनिक जनरल को कि भैया ये ले पैसे, ब्राइब देता है और कर दे वहाँ का तख्ता पलट। तो अमेरिका अपना इच्छा या अपने ही विशेष को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए कोशिश में रहता है कि उसी की चले, उसी का डोमिनेंस प्रभाव पाकिस्तान पर बना रहे। और इसमें यदि डेमोक्रेसी बीच में आती है तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री जनरल्स को, सैनिक जनरल को, अफसरों को, ऑफिसर्स को प्रोवोक करके, कहीं ना कहीं उकसाकर और पीछे से पैसे देकर, ब्राइब देकर, डॉलर्स देकर
वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करा देते हैं और इस प्रकार वहाँ कभी भी इसी कारण काफ़ी बार वहाँ तख्ता पलट हुआ है और इसी कारण वहाँ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कभी स्टेबल या स्थायी नहीं रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत पाक कटु संबंध, क्रिटिकल रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड पाक। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती वर्ल्ड में कहीं छुपी नहीं है, सब जानते हैं, नथिंग हिडन कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कितने अच्छे हैं। ये लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, कहीं आप लिख ही डालो हाँ सही में अच्छे हैं, कोई ऐसा आ जाए कि नहीं सर ने बोला था। इतने ज़्यादा इनके संबंध या रिलेशंस खराब हैं, इनकी क्रिटिकल हैं कि इनमें आए दिन कोई ना कोई समस्या या प्रॉब्लम होती रहती है। अब क्या होता है कि इस रिलेशन का फायदा वहाँ की मिलिट्री या सेना खुलकर उठाती है जब उनको लगता है कि भैया अब भारत का नाम लेके या कश्मीर का नाम लेके हम लोकतंत्र को ख़त्म करके अपन खुद शासन में आ सकते हैं, हम खुद रूल में, वी कैन सेल्फ बी इन रूल। जैसे सैनिक जनरल को लगे ले भाई दिखा देते हैं कश्मीर पे, देखो सरकार की वजह से हम हार रहे हैं और इसीलिए सरकार को गिरा दो और खुद वो पावर में या सत्ता में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। 1999 की कारगिल वॉर होती है, कारगिल वॉर या कारगिल युद्ध कह लो। 1999 में कारगिल वॉर या कारगिल युद्ध होता है और पाकिस्तान जब पीछे हट जाता है तो वहाँ के सैनिक जनरल परवेज मुशर्रफ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये क्या करते हैं, ठीकरा किस पे फोड़ते हैं कि हम तो जीत जाते, सबको पता है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता था, सेना को भी, मुशर्रफ जी को खुद को पता था वो नहीं जीत सकते, लेकिन वो इसका ठीकरा, इसका ब्लेम फोड़ते किस पर, नवाज शरीफ पर, और नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद शासन में रूल में आ जाते हैं। क्या उनके रूल में आने के बाद वो कश्मीर पे कब्जा कर पाए? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो इसको हटा दो, खुद करके काम। यही एक कारण है कि पाकिस्तान में ये जो भारत पाक के कटु संबंध है, इसका इस्तेमाल वहाँ पे सेना भी करती है, अगर सेना है तो कभी कभार सरकार भी करती है, और कभी कभी वहाँ के धर्मगुरु भी करते हैं कि नहीं ये वाली सरकार जो है डेमोक्रेसी तो ज़रूर है लेकिन ये भारत के साथ अच्छा संबंध बना रही है, तो पाकिस्तान के लोगों के साथ गलत हो रहा है, कश्मीर को आने नहीं दे रहे हमारी तरफ। कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, वहाँ की सरकार भी करती है, वहाँ के धर्मगुरु भी करते हैं और वहाँ की सेना भी करती है। और इस कटु संबंधों के कारण वह कई बार तख्ता पलट हुआ है। हर बार तख्ता पलट होता है तो वो जो भी आता है पावर में, सत्ता में, वो यही कहता है कि मैं आया तो मैं इंडिया को हरा दूंगा और कश्मीर ले लूँगा। हो तो सकता नहीं पर बोलना ज़रूर है, और इस कारण वो तख्ता पलट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट आता है भूस्वामियों का या जमींदारों का प्रभाव, डोमिनेंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। देखो, उद्योगपति होना, पूंजीपति होना, पैसे वाला होना और जमीन होना, काफ़ी ज़मींदार होते हैं, ये हर देश में होते हैं, लेकिन जब ये भूस्वामी ज़मींदार पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लगे, इस लेवल पर, इस स्तर पर हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने लगे कि अगर इनकी बात नहीं मानी जा रही है, कोई पॉलिसी, कोई नीति इनसे इनकी ज़मीन छीन रही है या इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट जा रही है, तो ये क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टी को या मिलिट्री को, मिलिट्री मतलब सेना को, या तो विपक्षी दल को या सेना को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं, पैसा देकर, ज़मीन देकर, और कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, वहाँ वो सरकार गिर जाए किसी तरह, चाहे डेमोक्रेसी को ख़त्म करके भी अगर इनको अपनी बात मनवानी पड़े तो यहाँ पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी है, ज़मीन भी है। ये वहाँ के या तो अपोजिशन पार्टी को, विपक्षी दल को रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं या ज़मीन दे देते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। अगर वहाँ बात नहीं बनती तो मिलिट्री को, सैनिक जनरल जो बड़े अफसर हैं, मिलिट्री जनरल्स, उनको दे देते हैं और अपनी तरफ मिला लेते हैं कि भाई सरकार को पलट दो। बस इनको चाहिए कि इनका होल्ड, इनकी पकड़ बनी रहे, चाहे उसके लिए लोकतंत्र खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं। मतलब यहाँ जमींदार भूस्वामी
अपनी सरकार खुद चलाते, और इनकी बात अगर सरकार ना माने, डेमोक्रेसी ना माने, तो उस लोकतंत्र के खिलाफ भी किसी ना किसी साजिश में ये या षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में लगे रहते। इस वजह से वहाँ लोकतंत्र में काफ़ी समस्या या प्रॉब्लम आई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 12th क्लास इस टॉपिक में सबसे लास्ट में और सबसे अच्छा पॉइंट यही है हमारे पास, आतंकवादियों के लिए शरण स्थली, शेल्टर या गुड प्लेस फॉर टेररिस्ट। हम ये सब जानते हैं कि जब कभी कोई आतंकवादी को छुपना हो या आतंकवादी को रहना हो, तो वर्ल्ड का, विश्व का सबसे सेफेस्ट, सुरक्षित देश या कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। ये वो स्थान है जहां आतंकवादी नागरिक बनके, सिटीजन बनके रह सकता है, और यहाँ के लोगों को ये बरगलाया जाता है नहीं नहीं, ये तो कश्मीर के पाने वाले योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। लेकिन असल में क्या है कि ये आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान के लिए खुद मृत या कब्रिस्तान खुद बने जा रही है। अब इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए, पाकिस्तान में अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहाँ तो कोई हिंदुस्तान या हिंदू है ही नहीं, तो उनको वहाँ किससे समस्या है जो आपस में लड़ रहे हैं? बेसिकली वहाँ के आतंकवादी अब इतने पावरफुल या यूं कह लो शक्तिशाली हो गए हैं कि अब वो गवर्नमेंट से लड़ने तक, फाइटिंग पोजीशन तक आ गए हैं, लड़ने की स्थिति में आ गए। यदि कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार आतंकवादियों के खिलाफ या टेररिस्ट के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लेती है, तो वो या तो कोशिश करते हैं विपक्षी दल के साथ मिलकर सरकार को गिरा दे, अपोजिशन के साथ टेररिस्ट, या वो सेना को, मिलिट्री को उकसाते, प्रोवोक करते कि हम तेरे साथ उकसाते और इसको गिरा दे। तो कहीं ना कहीं वहां पर अब टेररिस्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, या यूं कह लो पॉलिटिक्स में टेररिज्म इन्वॉल्व है। राजनीति में आतंकवाद शामिल है, आतंकवाद में राजनीति शामिल है। इसके लिए बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की दोनों चीज़ों को अलग करना, क्योंकि वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI, जो वहाँ की स्पाई एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है, वो भी बाकायदा आतंकवाद के ऊपर ही काम करती है। तो उसको खुफिया एजेंसी से ज़्यादा आतंकवादी एजेंसी बोला जाने लगा है। तो इसलिए क्योंकि आतंकवाद के लिए वो बहुत बड़ा शेल्टर होम बन गया है, एक बहुत बड़ी शरण स्थली बन गई है, और आतंकवाद और राजनीति वहाँ अब एक दूसरे से मिल गए, शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनकी डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पड़ा है। इसी कारण वहाँ पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र स्थिर या स्टेबल नहीं रहा, और लगातार वहाँ तख्ता पलट की संभावना बनी रहती। जब कभी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ होता है या सरकार उनके खिलाफ जाने की कोशिश करती है, तभी वो सरकार को भी गिरा देते हैं। इतनी शक्ति भी वो वहाँ पर रखते। तो 12th क्लास ये था आपके सामने, ये पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज़। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 और 6 में आने के लिए बहुत बेस्ट टॉपिक है, इसलिए इसके बढ़िया से ऐसे ही मेन पॉइंट के साथ जो मैंने बोला है, कम से कम हर पॉइंट का 4 से 6 लाइन का एक्सप्लेनेशन बना लेना और बढ़िया से अपना इस्तेमाल करना। आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।